यह कहानी है राघव और अवनी की। राघव, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, लेकिन दिल से एक शायर। उसे पुरानी इमारतों में, ढलती हुई शामों में और किताबों की खुशबू में सुकून मिलता था। दूसरी तरफ अवनी थी, जो जिंदगी को किसी उड़ती हुई तितली की तरह देखती थी। जिंदा दिल, बेपरवाह और अपनी ही धुन में रहने वाली। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। फिर भी एक दिन दोनों की राहें टकराने वाली थी। शिमला की कड़कड़ाती ठंड में, जब धुंध ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था, राघव एक पुराने कैफे के कोने में बैठा कॉफी की चुस्कियों के साथ अपनी डायरी में कुछ स्केच बना रहा था। वह इस शहर में एक नए हेरिटेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। कैफे का माहौल शांत था, सिर्फ बैकग्राउंड में हल्की सी धुन बज रही थी। तभी अचानक कैफे का दरवाजा खुला और ठंडी हवा के एक झोंके के साथ अवनी अंदर दाखिल हुई। उसके बिखरे हुए बाल, गालों पर ठंड की वजह से आई लाली और उसकी आंखों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। वह अपनी छाती से एक बड़ी सी पेंटिंग फाइल चिपकाए हुए थी। उसने कैफे में चारों तरफ देखा, सभी टेबल फुल थीं। सिर्फ राघव की टेबल के सामने वाली कुर्सी खाली थी। अवनी झिझकते हुए राघव के पास आई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है और आगे कोई कैफे नहीं है। राघव ने अपनी डायरी से नजरें उठाईं। अवनी की आंखों में देखते ही जैसे पल भर के लिए वक्त थम गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, बैठिए। यही वह पल था जहां से दो अजनबियों की एक ऐसी दास्तान शुरू होने वाली थी, जो वक्त के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। अवनी ने अपनी फाइल टेबल पर रखी और गर्मागर्म चाय का ऑर्डर दिया। शुरुआत में दोनों के बीच सन्नाटा था। राघव अपनी डायरी में व्यस्त होने का नाटक कर रहा था और अवनी खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। तभी अचानक अवनी की नज़र राघव की डायरी पर पड़ी। राघव ने एक अधूरी खिड़की का स्केच बनाया था, जिसके नीचे कुछ लाइनें लिखी थी। अवनी ने बिना सोचे समझे पढ़ दिया, खिड़की खुली है इस उम्मीद में कि कोई हवा का झोंका संदेशा लाएगा, पर वो भूल गया कि पतझड़ में पत्ते सिर्फ गिरा करते हैं, संदेश नहीं लाते। राघव चौंक गया। उसने अपनी डायरी बंद करनी चाहिए, लेकिन अवनी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, लिखते अच्छा हो, लेकिन इतने उदास क्यों हो? जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। राघव ने एक ठंडी सांस ली और कहा, शायद हर किसी के देखने का नजरिया अलग होता है। उसी शाम, बातों बातों में दोनों को पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। राघव को पता चला कि अवनी एक फ्रीलांस पेंटर है जो शिमला की खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतारने आई है। और अवनी को पता चला कि राघव पत्थरों की बेजान इमारतों में जान ढूंढता है। जब कैफे बंद होने का वक्त आया, तो दोनों बाहर निकले। बर्फबारी तेज हो चुकी थी। राघव ने विदा लेते हुए कहा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अवनी। अवनी ने हाथ मिलाया और कहा, मुझे भी, राघव। उम्मीद है फिर मिलेंगे। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। मुलाकातों का सिलसिला और मौन मोहब्बत। अगले कुछ दिनों तक शिमला के अलग अलग कोनों में दोनों की मुलाकातें इत्तेफाकन होती रहीं। कभी माल रोड पर, कभी किसी पुरानी चर्च के पास। धीरे धीरे यह इत्तेफाक आदत में बदलने लगा। अब वे बिना तय किए भी एक दूसरे को ढूंढ ही लेते थे। एक दोपहर, राघव अवनी को एक पुरानी, वीरान हवेली में ले गया। वह हवेली सालों से बंद थी, लेकिन उसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत थी। अवनी ने हैरान होकर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है।
राघव ने एक पुरानी दीवार पर हाथ रखते हुए कहा, इस सन्नाटे को ध्यान से सुनो अवनी। यह सन्नाटा चीख चीख कर अपनी कहानी बता रहा है। किसी जमाने में यहाँ खिलखिलाहटें रही होंगी, किसी का इंतजार रहा होगा। मुझे इन दीवारों में छिपी मोहब्बत महसूस होती है। अवनी राघव को देखती रह गई। उसे महसूस हुआ कि राघव सिर्फ बाहर से शांत है, उसके अंदर जज्बातों का एक समंदर बह रहा है। उसने अपना कैनवास निकाला और वहीं बैठकर राघव का एक स्केच बनाने लगी, जो उस पुरानी खिड़की के सहारे खड़ा होकर दूर पहाड़ों को देख रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। यह वो प्यार नहीं था जो वादों और दावों पर टिका हो। यह वो प्यार था जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। जब राघव चुप रहता, तो अवनी उसकी खामोशी पढ़ लेती। जब अवनी उदास होती, तो राघव उसके लिए उसकी पसंदीदा कड़क चाय ले आता। एक शाम, जब वे दोनों मॉल रोड के एक ऊंचे पॉइंट पर खड़े होकर नीचे टिमटिमाते हुए शहर को देख रहे थे, जो बिल्कुल किसी तारों के समंदर जैसा लग रहा था, अवनी ने राघव के कंधे पर अपना सिर रख दिया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अवनी की तरफ देखा। अवनी की आंखों में आंसू थे। राघव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अवनी? तुम रो क्यों रही हो? अवनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, राघव, कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती हैं कि डर लगता है कि कहीं इन्हें किसी की नजर न लग जाए। यह वक्त, यह ठंड, यह शहर, और तुम। मुझे डर है कि यह सब एक ख्वाब न बन जाए। राघव ने अवनी का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहा, ख्वाब टूटते हैं अवनी, हकीकत नहीं। और हमारी हकीकत यह है कि हम इस वक्त यहाँ साथ हैं। लेकिन राघव नहीं जानता था कि अवनी के इस डर के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था, एक ऐसा सच जो अवनी ने राघव से छुपाकर रखा था। वो सच जिसने सब बदल दिया। शिमला में राघव का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था और अवनी की पेंटिंग एग्जीबिशन की तारीख भी नजदीक आ रही थी। दोनों ने तय किया कि जिस दिन अवनी की एग्जीबिशन होगी, उसी शाम राघव अपने दिल की बात अवनी से कह देगा। उसने अवनी के लिए एक खूबसूरत सी चांदी की पायल खरीदी थी, जिसे वह उसे प्रपोज करते वक्त पहनाना चाहता था। एग्जीबिशन का दिन आया। शिमला के एक बड़े आर्ट गैलरी में अवनी की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी थी। लोग उसकी कला की तारीफ कर रहे थे। राघव ब्लैक सूट पहनकर गैलरी में पहुंचा। उसकी नजरें सिर्फ अवनी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर गैलरी के सबसे मुख्य कोने पर पड़ी, जहां एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी जिसके आगे पर्दा हटा हुआ था। उस पेंटिंग को देखते ही राघव के कदम वहीं रुक गए। वह पेंटिंग किसी और की नहीं, बल्कि राघव की थी। वही पुरानी हवेली, वही खिड़की, और राघव का वह उदास लेकिन पुरसुकून चेहरा। पेंटिंग के नीचे लिखा था, मेरा सुकून। राघव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि अवनी भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। वह अवनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसकी मुलाकात अवनी के एक डॉक्टर दोस्त कबीर से हुई, जो वहां आया हुआ था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो कबीर, अवनी कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने राघव को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, राघव, क्या तुम वाकई अवनी से प्यार करते हो? राघव ने कहा, हाँ, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। कबीर ने राघव का कंधा पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया। कबीर ने अपनी जेब से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली और राघव के हाथ में थमा दी। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, राघव,
अवनी तुम्हें यह कभी नहीं बताएगी। उसे ब्लड कैंसर है और वो अपनी आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टरों ने उसे सिर्फ कुछ महीनों का वक्त दिया है। वो इस शहर में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन खुलकर जीने आई थी और उसे तुम मिल गए। यह सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वह चांदी की पायल का डिब्बा छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी कानों में कबीर की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में अवनी की कही वो बात गूंजने लगी, मुझे डर है कि यह सब एक ख्वाब न बन जाए। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कबीर से कहा, नहीं, यह झूठ है। वो इतनी जिंदा दिल है, वो कैसे? कबीर ने कहा, यही सच है राघव। वो अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ मुस्कुराकर बिताना चाहती है, रोकर नहीं। इसलिए प्लीज उसके सामने कमजोर मत पड़ना। दर्द का सफर और आखिरी ख्वाहिश। राघव ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि वह अवनी को यह महसूस नहीं होने देगा कि उसे सच पता चल चुका है। वह मोहब्बत ही क्या जो महबूब के दर्द में उसका साथ छोड़ दे। अगर अवनी के पास कम वक्त था, तो राघव उस कम वक्त में उसे सदियों का प्यार देना चाहता था। वह मुस्कुराता हुआ अवनी के सामने गया। अवनी उसे देखकर खिलखिला उठी। कहाँ थे तुम राघव? देखो, मेरी सारी पेंटिंग्स बिक गई। राघव ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें अब उसे छुपा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। आज की शाम सिर्फ हमारी है। वे दोनों वापस उसी पुराने कैफे में आए। राघव ने अवनी के लिए उसकी पसंदीदा चाय मंगवाई। राघव ने जेब से वह पायल निकाली और अवनी के पैरों में पहना दी। अवनी हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, राघव, यह क्या है? राघव ने उसके घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ चूमा और कहा, अवनी, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा। मैं नहीं जानता कि जिंदगी हमें कितना वक्त देगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस जन्म में, और अगर अगले कई जन्म भी हुए, तो मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अवनी रोने लगी। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। वह राघव से सच छुपाना चाहती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत के आगे वह हार गई। उसने राघव को गले लगा लिया और सिसकते हुए कहा, राघव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए जिंदगी नहीं है। मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी राघव। राघव ने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है अवनी। मुझे सब पता है। और मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारा यह वक्त चाहिए। हम इस वक्त को इतना खूबसूरत बना देंगे कि मौत भी हमारे सामने हार मान जाएगी। उस रात के बाद राघव ने अपनी नौकरी, अपना प्रोजेक्ट सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना पूरा वक्त अवनी के नाम कर दिया। वे दोनों शिमला की वादियों में घूमे। राघव उसे उन जगहों पर ले गया जहां अवनी हमेशा से जाना चाहती थी। धीरे धीरे अवनी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके खूबसूरत बाल झड़ने लगे थे, चेहरे की लाली गायब हो चुकी थी और कमजोरी इतनी थी कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन राघव साए की तरह उसके साथ रहा। वह उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर घुमाता, उसे खाना खिलाता और रातों को जब अवनी को दर्द होता, तो वह उसे अपनी गोद में सुलाकर पुरानी कहानियां और शायरी सुनाता। एक रात, जब बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी, अवनी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी।
अवनी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और राघव की तरफ देखा। राघव ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। राघव की आंखें लाल थीं। वह कई रातों से सोया नहीं था। अवनी ने कमजोर आवाज में कहा, राघव, खिड़की खोल दो ना, मुझे बर्फ गिरती हुई देखनी है। राघव ने उठकर कमरे की बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पर्दे हटा दिए। बाहर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल तुम्हारी शायरी की तरह। राघव उसके पास बैठा और उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। अवनी ने कहा, राघव, मुझसे एक वादा करो। राघव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हर वादा मंजूर है, अवनी। मेरे जाने के बाद तुम रोओगे नहीं। तुम अपनी डायरी में उदास कविताएं नहीं लिखोगे। तुम ज्योगे, मेरे हिस्से की जिंदगी भी तुम ज्योगे। जब भी तुम किसी पुरानी इमारत को देखोगे, सोचना मैं वहीं तुम्हारे पास खड़ी हूं। क्या तुम मुझसे यह वादा करते हो? अवनी की आवाज और धीमी होती जा रही थी। राघव के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोककर कहा, मैं वादा करता हूं, अवनी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी हर धड़कन में, मेरी हर सांस में। अवनी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने एक आखिरी बार राघव के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां राघव के गालों पर रेंगती हुई नीचे गिरी और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मॉनिटर की आवाज एक लंबी टीन की आवाज में बदल गई। अवनी इस दुनिया से जा चुकी थी, राघव को हमेशा के लिए छोड़कर। अवनी के जाने के बाद कई महीने बीत गए। राघव वापस अपने शहर लौट आया था। लोग सोच रहे थे कि राघव टूट गया होगा, वह बिखर गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। अवनी से किया वादा उसकी जीने की वजह बन चुका था। 1 साल बाद दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्ट ऑडिटोरियम में एक एग्जीबिशन लगी थी। इस एग्जीबिशन का नाम था अवनी, एक अमर एहसास। इस एग्जीबिशन में राघव ने अपनी बनाई हुई इमारतों के डिजाइन्स के साथ अवनी की उन सभी पेंटिंग्स को रखा था जिन्हें उसने शिमला में बचाया था। वहां सैकड़ों लोग आए थे। राघव स्टेज पर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, एक शांति थी। उसने माइक संभाला और सामने बैठी भीड़ से कहा, लोग कहते हैं कि मौत मोहब्बत को खत्म कर देती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मौत सिर्फ जिस्म को खत्म करती है, उस एहसास को नहीं जो दो रूहों के बीच होता है। अवनी आज भी मेरे साथ है। वह मेरी हर सोच में है। प्यार वो नहीं जो सिर्फ साथ रहने का दावा करे, प्यार वो है जो दूर रहकर भी आपको जीने की ताकत दे। भीड़ ने खड़े होकर राघव के लिए तालियां बजाईं। राघव ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि जैसे हवा का एक ठंडा झोंका आया हो और उसके कानों में कह गया हो, लिखते अच्छा हो राघव, अब उदास मत होना। राघव ने अपनी जेब से वह चांदी की पायल निकाली जो उसने अवनी की याद में हमेशा अपने पास रखी थी। उसने उसे कसकर भींचा। कहानी भले ही अधूरी स्क्रीन पर दिख रही थी, लेकिन दोनों की मोहब्बत वक्त की सीमाओं को पार कर हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी।